ऑल्टरनेटिंग करंट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल डिवाइस है हमारे पास ट्रांसफार्मर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में ये हर जगह यूज़ हो रही है। हम स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज की करते ही रहते हैं जब भी हमें पावर का ट्रांसफ़र करना होता है तो। अच्छा, और इसकी एक और ख़ासियत होती है कि हमने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रखे हैं। कोई चार्जर बना रखा है, कोई मोबाइल बना रखा है, हाँ, पंखे बना रखे हैं, मोटर बना रखी है, लाइट बल्ब बना रखे हैं, लेकिन एफिशिएंसी वाइज़ इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। 97-98% टाइप इसकी एफिशिएंसी होती है। वैसे कुछ खास करती नहीं है, बस वोल्टेज को कम ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करनी होती है। पर हाईएस्ट एफिशिएंसी वाली कोई डिवाइस है तो वो ट्रांसफार्मर होती है। सवाल उस पे कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सवाल क्या पूछा जाएगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर एक्चुअली काम क्या करता है? तो देखो, ट्रांसफार्मर में इस तरीके से हमारे पास एक मेटल कोर होता है। वो मेटल कौन सी होती है? वो होती है सॉफ्ट आयरन, है ना? दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या चीज़ के बने होते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। तो लोहे को क्यों लिया जाता है यहाँ पे? क्योंकि देखो, यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ वाइंडिंग कर देंगे, यहाँ पर ये सोलेनॉइड टाइप की चीज़ बन जाती है हमारे पास। और इसके कारण अगर इसमें कुछ करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्योंकि ये आयन है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर रहता है। वो ऐसे के ऐसे लूप बनाने लगता है। थोड़ा बहुत लीक हो जाता है लेकिन उसको अभी हम इग्नोर करने वाले हैं। तो हमारे पास देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर मैं फील्ड लाइंस बनाने जाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसी में से जाता है ऐसे। These are magnetic field lines. अच्छा, अगर ट्रांसफार्मर को अल्टरनेटिंग करंट में यूज़ करते हैं तो इसके भी डायरेक्शन बदलते रहेंगे। डायरेक्शन बदलते रहें, अभी तो मैंने स्कीमेटिक एक बना दिया, पता होना चाहिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाता है। ऑलराइट, अब इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी होती है कि भाई हमारे पास यहाँ पर हम ज़्यादा टर्न्स बांध देंगे, यहाँ पर कम टर्न्स बांधेंगे, या इस तरफ कम टर्न्स बांधेंगे, इस तरफ ज़्यादा टर्न्स बांधेंगे, तो हमें वोल्टेज अलग अलग देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है उस चीज़ को समझते हैं। एक चीज़ होती है हमारे पास प्राइमरी सर्किट, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सर्किट। तो जहाँ पर हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो मान लो इसको मैं बोलता हूँ दिस इफ दिस इज इनपुट वोल्टेज, है ना, तो इट इज़ V1, लेट से लिख देता हूँ दोनों के बीच में, और ये है हमारा इनपुट। दूसरी तरफ हमारे पास इसके अक्रॉस मुझे मिलेगा V2, एंड लेट से ये है हमारा आउटपुट। ठीक, ये जो इनपुट वाली साइड होती है इसको बोला जाएगा प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी साइड, या फिर इस साइड में जो कॉइल है उसको प्राइमरी कॉइल बोल दिया जाएगा। तो प्राइमरी इज द कीवर्ड, तो ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज प्राइमरी सर्किट। और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी सर्किट। सॉफ्ट आयरन कोर को हम ऊपर कर देंगे, दिस इज सेकेंडरी सर्किट। सॉफ्ट आयरन कोर आप चलो ऊपर। ठीक, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पर होगा क्या। हमारे पास यहाँ पे जो भी कॉइल वाइंडिंग हो रही हैं उनके सबके रेडियस सिमिलर होते हैं, क्योंकि एक ही मेटल की कोर है, वो एक जैसा ही रहता है यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर लेट से जो नंबर ऑफ टर्न्स है मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पर प्राइमरी साइड में N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस तरफ N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर अगर मेरे पास एक कॉइल में जो फ्लक्स की वैल्यू आती है, मान लो यहाँ पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि वो पूरा फील्ड सेम ही चल रहा है। इनके क्रॉस सेक्शन के एरिया भी सेम रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी एक कॉइल में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो मान लो फाई है, उसको हम लिख देंगे फ्लक्स पर कॉइल। अगर उसकी वैल्यू है फाई, तो मुझे एक बात बताओ, हमारी प्राइमरी सर्किट में टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई यहाँ पर हमारे पास N1 टर्न्स है, तो अगर मैं प्राइमरी सर्किट की बात करूँ, प्राइमरी सर्किट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई जो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स टोटल, उसकी वैल्यू हो जाती है N1 टाइम्स फाई के बराबर। ठीक है, एक कॉइल में हमारे पास फाई था फ्लक्स, N1 टर्न्स है तो इतने सारा हो गया हमारे पास। ओके, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो वो समय के साथ बदलता रहता है। तो ये फाई की जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। अगर ये वैल्यू बदलती रहती है तो ये वाली वैल्यू भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ EMF होता है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो मेरे पास जो V1 की वैल्यू होती है वो आ जाती है, इससे कर दो भाई डिफ्रेंशिएट, यहाँ से मेरे को मिल जाता है वो N1 d∅/dt। ठीक, सेम चीज़ हमारे पास ऑपोजिट साइड में होगी। यहाँ पर भी जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, है ना, वो दूसरे में हो जाएगा। प्राइमरी सर्किट की ये थी, सेकेंडरी का भी लिख दो भाई, सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास फाई टोटल की जो वैल्यू थी वो थी N2 टाइम्स फाई के बराबर।
एक कॉइल में यहाँ पर भी अब देखो कॉइल तो एक जैसी ही है, इधर जितना है उतना ही उधर है, उतनी ही बड़ी कॉइल। तो यहाँ पर अब N2 टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू N2 टाइम्स फाई के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे जो हमें वोल्टेज का डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे कर दें डिफरेंशिएट तो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाती है N2 डी फाई डिवाइडेड बाय dt। बहुत ही सिंपल। और क्योंकि ये जो फ्लक्स पर कॉइल है वो एक जैसी कॉइल है, सब में से सेम ही मेटालिक को जा रहा है, उसमें से सब में से सेम मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है। फ्लक्स दोनों में सेम है तो उसके रेट ऑफ चेंज हो जो डी फाई बाई डी टी है वो भी दोनों में सेम होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाता है भाई V1 डिवाइडेड बाई N1 है ना इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2। कैसे आ गया मैंने, देखो V1 डिवाइडेड बाई N1 अगर मैं कर दूंगा तो ये डी फाई बाई डी टी बचता है, यहाँ से V2 N2 को भी इधर ले आओ तो V2 बाई N2 बचता है, दोनों में डी फाई बाई डी टी हमारा सेम था। तो यहाँ से मेरे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, ये रिलेशन हो गया। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आउटपुट वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज से क्या रिलेशन है। आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, V2। तो मैं लिख देता हूँ भाई V2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ V1। अब ये जो N2 अपॉन N1 है इसको हम एक नाम दे देते हैं। पहली बात तो ये हमारे किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर बन गया तो उसमें N1 और N2 तो हो गए, जितनी थी 100 इधर बांधी 50 इधर बांधी, रेशियो 2 आ गया, खत्म। उसको बार बार तो चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया ट्रांसफार्मर। तो ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होता है, इसको बोला जाता है दिस इज टर्न रेशियो, है ना, दिस इज नोन एज टर्न रेशियो। टर्न रेशियो को आप के से डिफाइन कर दो, इसकी आप बात बोल दो, ये हो जाएगा N2 अपॉन N1। हमेशा ध्यान रखना सेकेंडरी वाला ऊपर लिखते हैं हम, प्राइमरी वाला नीचे लिखते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, हमने इनपुट में मान लो वोल्टेज लगाया था 100 वोल्ट, अगर मेरे पास N2 बाई N1 की वैल्यू ज़्यादा है 1 से तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज 100 से ज़्यादा आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया है, जितना मैंने इनपुट वोल्टेज लगाया था उससे ज़्यादा वो बढ़ के आया है, इसका मतलब हम बोलते हैं वोल्टेज स्टेप अप हो गया है। तो ऐसे में इफ़ k इज़ मोर देन 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, k इज़ मोर देन 1, इसका मतलब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। और अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 से कम हो गई तो ऑब्वियसली फिर वो अब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है, ठीक। वोल्टेज तो हमें समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर हमारे पास कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर कुछ करंट की भी वैल्यू होगी। लेट्स से यहाँ पर कुछ करंट होता है I और यहाँ पे भी कुछ करंट होता है I। दोनों करंट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यहाँ पे करंट होगा I1, यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी I2। इनके बीच में, करंट के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए, तो देखो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर जो पावर इनपुट होएगा उतना ही पावर आउटपुट यहाँ होगा, क्योंकि ये तो कुछ अपनी तरफ से ना पावर ऐड कर रहा है, और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो वो कुछ पावर को बाहर भी नहीं निकालेगा, कुछ हीट डिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है भाई फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर मैं लिख सकता हूँ हमारे पास P in मस्ट बी इक्वल टू P आउट। P in को मैं लिख सकता हूँ V1 I1 इस तरीके से, और P आउट को मैं लिख सकता हूँ V2 out2 V2 I2। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो वो cos फाई भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लगा लेना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, cos फाई दोनों में जो पावर फैक्टर है वो दोनों में एक्जैक्टली सेम रहता है, उसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें तो ये चीज़ समझनी है, ये हमें समझ में आ गई। ओके, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास V1 और V2 के बीच में तो कुछ रिलेशन है ही, मुझे पता करना है I1 I2 के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ से मैं लिख दूंगा, यहाँ से मेरे पास आ जाता है V1 डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं V2 बाई V1 लिख लेते हैं, V2 डिवाइडेड बाई V1 विल बी इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2, और यहाँ पर V2 डिवाइडेड बाई V1 आ रहा है। देखो यहाँ पर V2 डिवाइडेड बाई V1 आप कर लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है N2 डिवाइडेड बाई N1 विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। ट्रांसफार्मर की ये अल्टीमेट इक्वेशन हो गई। जो कुछ भी होना है यहीं से होना है, इसके अलावा कुछ और कहीं से सवाल नहीं पूछे जा सकते, इतनी सी ही चीज़ है।
अगर हमारे पास स्टेप अप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। अच्छा, पावर तो उतनी रहनी है, आप वोल्टेज बढ़ा लोगे तो करंट कम हो जाएगा, और इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है जब भी हमें कोई लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को कहीं भेजना होता है। तो हम क्या करते हैं, अब रास्ते में लंबा सा वायर है, वायर में जो पावर डिसिपेशन होता है वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर, है ना, जो कि वायर का रेजिस्टेंस है। हमें चाहिए कि पावर डिसिपेशन कम हो जाए तो करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन जो हमें पावर ट्रांसमिट करनी है वो तो भाई उतनी ही है, उधर 10 मेगावाट चाहिए तो चाहिए वहाँ पर। ऐसा थोड़ी है मैं कम भेज दूंगा, नहीं यार 2 मेगावाट ही ले लो आप, तो पावर लॉस बहुत हो रहा था, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें करंट की वैल्यू कम करनी होती है। करंट की वैल्यू कैसे कम करेंगे भाई, आप स्टेप अप कर दो, 220 वोल्ट पे भेजने की जगह 10,000 वोल्ट पे भेजो, तो क्या होगा, यहाँ पर आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होगा तो उन लाइंस में हमारे पास जो करंट के कारण लॉस होता है वो लॉस कम हो जाता है, ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पहुँचेगा वहाँ मेरे को मोबाइल चार्ज करना है 220 वोल्ट पे, लेकिन पावर लाइन में आ रहा है कितना, 10,000 वोल्ट, तो क्या करें, गड़बड़ है। फिर वहाँ फिर से स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। तो सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए हम स्टेप अप कर देते हैं, फिर वापस स्टेप डाउन कर लेते हैं, फिर उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू। फिर एक और चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बता दो। तो कई बार क्या होता है, हमें अलग अलग वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। अगर हमें नहीं कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे I2 और V2 की वैल्यू पता कैलकुलेट करनी है, I1 और V1 की वैल्यू दी हुई है, तो उनको मैं कैलकुलेट करूंगा इस तरीके से, मैं मान के ही चलूंगा कि हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर था। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोला जाएगा नहीं नहीं, इस बार ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 90%। इस 90% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ होती है कि भाई हमारे पास जो पावर आउटपुट है डिवाइडेड बाय पावर इनपुट कर दूं अगर मैं, यही जो चीज़ होती है यही हो जाती है हमारी एफिशिएंसी, है ना। तो ये एक और चीज़ हमारे पास आ गई, एफिशिएंसी। इसको इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ट्रांसफार्मर में, बस हमें इतनी सी ही चीज़ें देखनी है। The primary winding of a transformer has 50 turns whereas its secondary has 5,000 turns। तो अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम तो स्टेप डाउन का बनाया है, इस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, इधर कम है, लेकिन मैं अभी वैल्यू लिख दूंगा, एक्चुअल ड्राइंग करने थोड़ी ना है हम यहाँ पे। तो हमारे पास प्राइमरी के लिए N1 की वैल्यू कितनी है 500, यहाँ पर N2 की वैल्यू जो लिखी हुई है वो है 5000। जल्दी से बताओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन, देख के ही पता चल रहा है हमारे पास यहाँ पर 10 टाइम्स ज़्यादा है कॉइल्स, तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास K जिसकी वैल्यू कितनी होती है N2 डिवाइडेड बाई N1, वो जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5000 डिवाइडेड बाई 500 विच इज़ इक्वल टू कितना 10। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें कोई शक नहीं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई इतने की, सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ। अब आप बताओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया, तो देखो हमारे पास जो आउटपुट में वोल्टेज आने वाला है, मेरे पास V2 की वैल्यू क्या होती है, V2 की वैल्यू होती है N2 डिवाइडेड बाई N1 टाइम्स V1। यहाँ पर ये वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाई इनपुट कितना दिया हुआ है हमने 20 वोल्ट विच विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट। हमारे पास यहाँ पर 200 वोल्ट होगा। अब एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी इनपुट की जो होती है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की भी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर करंट डायरेक्शन बदल रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इस तरीके से डायरेक्शन बदल रहा होगा, तो यहाँ पर भी फ्लक्स उसी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो EMF होगा उसकी भी तो फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। The primary of a transformer when connected to a DC battery of 10 volt draws a current of 1 milliampere। इससे आप प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हो। The number of turns of the primary and secondary windings are 50 and 100 respectively। तो हमारे पास यहाँ पर N1 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 50, N2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 100, इस तरीके से। The voltage in the secondary and the current drawn by the circuit in the secondary are respectively। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो।
इसका करेक्ट आंसर है डी। इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? पहली बात तो इट वर्क्स ऑन ओनली एसी, है ना, तो डीसी में काम ही नहीं करता हमारे पास ट्रांसफार्मर। डीसी में आप यहाँ पर डीसी लगाओगे, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट आ जाएगा, लेकिन वो फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। तो नहीं यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, ना इसके अक्रॉस फिर कुछ पोटेंशियल रहेगा। ये एक रेजिस्टर की तरह काम करने लगेगा इवेंचुअली, है ना। इंडक्टर भी लगा हुआ है, पर स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टर को आप इग्नोर कर देते हो। तो डज नॉट वर्क विथ डीसी, तो हमारे पास आंसर की वैल्यू तो जीरो आ जाती है। मान लो अगर हम एसी करंट लगा देते, अगर एसी लगा देते तो भी देखो पहली वाली का लाइन का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण कुछ एफिशिएंसी आ जाती। मैं ये ज़रूर देख सकता हूँ भाई ये स्टेप अप हमारे पास ट्रांसफार्मर है ना, तो मेरे पास जो के की वैल्यू आ जाती है, के इज इक्वल टू वो होता है N2 डिवाइडेड बाई N1 विच इज इक्वल टू यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 50। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो है, ठीक है, ये बात तो पक्की है। हमने कितना वोल्टेज लगाया? 10 वोल्ट का लगाया। अगर 10 वोल्ट एसी इनपुट होता तो हमारे पास आउटपुट कितना आ जाता? आउटपुट उसकी वैल्यू आ जाती 20 वोल्ट एसी। स्टेप अप ज़रूर हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर कोई लोड ही नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर जो करंट दिया हुआ था वो तो इसका खुद के रेजिस्टेंस के कारण कुछ करंट आ रहा था, तो इस तरफ करंट की वैल्यू तो जीरो ही आनी चाहिए थी। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, कोई सेंस नहीं बनाता। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, जीरो, देयरफॉर नो करंट। सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट नहीं होगा। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का फिजिक्स के, जिसमें 11th और 12th सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है विथ कलरफुल ग्राफिक्स, ताकि आपको क्लियर विजुअलाइजेशन हो, और हर तरीके के PYQ इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, आप हो जाए एग्जाम रेडी। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से आ जाओ कोर्स में। बाय द वे वहाँ से सारी की सारी कलरफुल PDFs को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।